बिना बारिश के पकोड़े। ये कहानी शुरू होती है पूजा के घर से। क्या औरत का घर शादी के बाद उसकी रसोई होती है? क्योंकि 14 से 15 घंटे तो वो बेचारी वहीं होती है। रोज की तरह सवेरे सवेरे नाश्ता बनाती हुई पूजा अपने सामने वाली पड़ोसन से खिड़की से बात कर रही थी। और क्या बना रही हैं अनीता भाभी आप? मैं क्या बनाऊंगी पूजा, मैं तेरी तरह थोड़ी ना हूँ जो सुबह उठते ही रसोई में चली आती और घर के हर पर्सन के लिए उसके हिसाब का खाना बनाती है। मैं ऐसा करने लगी ना तो मेरा सारा जीवन किचन में ही चला जाएगा, फिर मैं खुद का ध्यान कैसे रखूंगी। तो भाभी आप भैया को खाने में क्या देती हैं? अरे हर रोज़ नाश्ते में ब्रेड मटर बना देती हूँ। जिस दिन सेट मैक्स पर सूर्यवंशम आती है ना, उस दिन तो हम खाना बाहर ही खाते हैं। अगर धूप बहुत ज़्यादा हुई तब तो मैं किचन में जाती नहीं, और बारिश हो गई ना तो प्रेम खाना बनाता है। आपका तो बहुत अच्छा है भाभी। ऐसे तो आदमी आधे से ज़्यादा वक्त रसोई जाने से ही बच जाए। तो रसोई से बचना ही तो है। मछली पकड़ने आई हो समंदर में, समंदर के अंदर बैठने नहीं। सबको खाना परोसने के बाद हमें मिलता क्या है? सभी का छोड़ा हुआ झूठा या फ्रिज की ठंडी रोटियां। इनका क्या है? इन्हें तो मौसम के हिसाब से खाना खाना है। हम बीवियों के लिए भी तो मौसम बदलते हैं, कोई वो भी तो देखें। चल छोड़, पार्लर जाना है। ओके। तभी हॉल से आवाज़ आती है। भाभी मेरा रोल बना कि नहीं, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। अभी लाई देवर जी। भाभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। करोगी क्या? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी भी वक्त मिलेगा। अपने देवर के लिए बनाया हुआ रोल प्लेट में सजाकर पूजा हॉल में जाती है कि तुरंत मेहुल कहता है, बहू आज नाश्ते में पकोड़े बना ले। पकोड़े बना रही हो बहू तो मेरे लिए कच्चे आलू के बना देना। उबले हुए आलू के पकोड़े मुझे ज़रा भी हजम नहीं होते। पिछली बार याद है ना कैसे खाने के बाद 3 दिन तक रोई थी मैं, पेट कितना फूल गया था। एक बार खाना 4 बार रोना, गैस नहीं निकलती उसके बाद। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए कच्चे आलू के पकोड़े बना दूंगी। उसी वक्त गौतम अपने कमरे से बाहर आता है। अगर मैंने गलत नहीं सुना तो आज पकोड़े सकोड़े बनाए जा रहे हैं। मैं तो प्याज के ही पकोड़े खाता हूँ पूजा, जानती हो ना। मेरे लिए प्याज के पकोड़े बना देना। सावन का महीना चल रहा है, आपको पता है ना मैं रोज़ भोग बनाती हूँ। अब मैं प्याज के पकोड़े बनाने जाऊँगी तो उसके बाद पूरा चूल्हा मुझे साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है मत बनाओ। वैसे तो लोग कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, पर तुम मुझे इस पावन महीने में भी भूखा रखना चाहती हो तो भूखा रह लूँगा मैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। ठीक है, मैं आपके लिए प्याज के पकोड़े बना दूंगी। आई लव यू पूजा। लॉर्ड साहब हम भी हैं यहाँ। ये तो गलत है भाभी, अब सबके लिए पकोड़े बना रही है। जब तक मैं आऊँगा तब तक तो पकोड़े ख़त्म हो जाएंगे। अरे पकोड़े बनाने में वक्त ही कितना लगता है। बहू अभी तेरे लिए पकोड़े बना देगी फटाक से, खा के ही जाना। पूजा फिर से किचन में जाती है और सभी के लिए पकोड़े बनाने की तैयारी करने लगती है। इत्तेफाक से फिर से अनीता अपनी रसोई में आती है और पूजा को देख लेती है। मुझे पता था आपको काम से छुट्टी नहीं मिलने वाली। अरे ये काम थोड़ी ना है, ये तो मेरा कर्तव्य है भाभी। अरे ये कौन सा कर्तव्य है जो सिर्फ आप पर ही लागू होता है? बाकी सब भी तो आपकी चिंता कर सकते हैं ना। खैर मुझे क्या, आप बनाइए पकोड़े सबके लिए। उसके बाद अगर आपको पकोड़े नसीब हो जाए तो फिर बात कीजिएगा। पूजा सभी के लिए पकोड़े तलते तलते इतनी थक जाती है कि खुद के पकोड़े बनाती ही नहीं। फ्रिज में जो कुछ भी बचा है खा लेती हूँ, अब जाकर कौन पकोड़े बनाएगा। फ्रिज का बासी ठंडा खाना लेकर पूजा खा ही रही थी कि अंकिता उसके घर आ जाती है। बदलाव करो कुछ पूजा भाभी, वरना दिक्कत हो जाएगी आगे। आप तो बाहर से खाना मंगवा लेती हैं भाभी, पर मेरे घर में बाहर का खाना कोई भी नहीं खाना चाहता। फिर मैं कैसे किचन से छुटकारा पाऊँ? जैसा मौसम वैसा खाना। अरे ये पकोड़े वकोड़े तो बारिश के दिनों में बनाए जाते हैं। रोज़ रोज़ रोटी, अलग से पकोड़े, चटनी, सलाद। अरे क्यों भाई साहब इतना कुछ? भाभी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब इस घर में मौसम के हिसाब से ही वैरायटी बन जाएगी। और उसी रात से पूजा पूरी तरह बदल जाती है। रात को सभी एक साथ बैठे थे, तभी गौतम कहता है, रात के खाने में क्या है पूजा? आलू की सब्जी और रोटी। अच्छा एक काम करो, सुबह का बेसन तो बचा ही होगा, उसे ख़त्म कर दो। जो बेसन का घोल बचा है उससे पकोड़े छान दो मेरे लिए, मैं पकोड़े ही खा लूँगा। अच्छा तो फिर आपके हिस्से की बची हुई सब्ज़ी कौन खाएगा? कोई नहीं, फिर उस सब्ज़ी को मुझे फ्रिज में रखना होगा। फिर फ्रिज की उस बासी सब्ज़ी अगले दिन कौन खाएगा? अब से इस घर में ये सब नहीं होगा। बारिश हुई है क्या जो आपको पकोड़े चाहिए? रोटी सब्जी बनी है, खा लीजिए।
आज पहली बार पूजा के मुंह से ना सुनकर सब चौंक जाते हैं। पूजा अपने खाने की प्लेट लेकर कमरे में चली जाती है। मेरी अन्नपूर्णा ने तो आज 9 बजे रसोई कैसे साफ कर दी और खाने को ना भी बोल दिया। मेरी पूजा तो ऐसी ना थी। शायद भाभी थक गई होगी मम्मी। अगली सुबह हाथ में सब्जी की थैली लिए सुजाता हाँफते हुए घर लौटती है और अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए कहती है, पूजा, पूजा कहाँ है बेटा? देख, आज मैं तेरी पसंदीदा भिंडी लेकर आई हूँ। आज भिंडी बना लेना। सबकी मन की करते करते तू अपनी मन की कर ही नहीं पाती ना। कितनी फिक्र करती हैं आप मम्मी जी मेरी। देखिए तो कैसे हाँफ रही है। आप ज़रूर सस्ती सब्जी ढूंढने के चक्कर में मंडी में अंदर तक चली गई होंगी। बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, देख थैली में ना ताज़े रस वाले नींबू लेकर आई हूँ, उससे शिकंजी बना ले। तेरे लिए भी बना लेना, फिर दोनों साथ में पियेंगे। जी मम्मी जी। रसोई में जाकर पूजा जैसे ही नींबू काटने जाती है, पूजा को रसोई में देखते ही अपनी खिड़की से अनीता कहती है, सुबह के 8 बज रहे हैं, अगस्त का महीना है, इतनी धूप भी नहीं है कि शिकंजी बनाई जाए। आपको रसोई में रहना है क्या भाभी? अच्छा याद दिलाया भाभी आपने। अरे पूजा, क्या कर रही थी तू ये? पूजा बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, गर्मी का मौसम तो है नहीं मम्मी जी कि शिकंजी बनाई जाए। जग में पानी भरा हुआ है, आप ले लीजिएगा, और नाश्ता मैंने बना दिया है, मैं ज़रा बाहर होकर आती हूँ। ये कहकर पूजा अनीता के घर चली जाती है। बहू ने तुझे शिकंजी देने से मना कर दिया, यह तो बड़ी अजीब बात है। अब रसोई में तीनों वक्त का मिलाकर एक ही वक्त का खाना बनता, बाकी सभी को वही खाना गर्म करके खाना पड़ता। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक दिन निखिल अपनी भाभी से कहता है, कल अगर मटर खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए, नहीं भाभी? मौसम है क्या मटर खाने का देवर जी? इतनी अच्छी आलू की सब्जी बनाई है मैंने, खाइए, मजे लूटिए। वैसे बड़े दिन हो गए, आजकल पकोड़े भी नहीं बनते। तुम तो पहले कभी छोले भटूरे, कभी पाव भाजी, क्या क्या नहीं बनता था हमारे घर में। ये पाव भाजी, छोले भटूरे छुट्टियों में अच्छे लगते हैं। अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना, फिर दिवाली आएगी, उस दिन बना दूंगी। रोज रोज बनाने की चीज़ें थोड़ी ना ये। अच्छा ठीक है। इस तरह अनीता की बात सुनकर पूजा किचन से फ्री रहना शुरू कर देती है। अब दिन भर फ्री बैठी पूजा को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, जिस कारण वो चिड़ी चिड़ी रहने लगती है। इसके अलावा घर के लोग बार बार एक ही खाना खाने से परेशान होकर कम खाना शुरू कर देते हैं। पता है मम्मी, आज मैंने वेट चेक किया, पिछली बार 75 था और आज 71। मुझे भी ना आजकल बस चक्कर आते रहते हैं बेटा। बहू ने हम सबकी आदतें ही बिगाड़ दी थी। गर्मा गर्म खाना खिलाती थी, स्वादिष्ट खाना खिलाती थी। अब तो एक ही वक्त बना हुआ खाना बार बार खाने का मन भी नहीं होता। एक काम करती हूँ, आपसे मैं ही खाना बना लेती हूँ। और अपने घुटने के दर्द से परेशान, शरीर में 10 बीमारियां लिए सुजाता जैसे ही रसोई में जाकर स्टव ऑन करती है, पूजा भागते हुए रसोई में आती है और अपनी सास का हाथ पकड़ लेती है। 4 महीने पहले ही जल गई थी ना आप? डॉक्टर ने आपको गर्म चीज़ों के पास जाने से मना किया है, फिर भी आप किचन में आ गई। अब तुझे काम करने में थकावट हो रही है ना बेटा, तो मैं काम कर लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, काम तू करे या मैं करूँ। और डॉक्टरों का तो रह नहीं दे, वो तो चाहते ही नहीं कि उनके पेशेंट कोई काम करे ताकि उन्हें उनकी फ़ीस मिलती रहे। मैं भी कितनी पागल थी मम्मी जी, जो अनीता भाभी की बातें सुनकर अपने घर वालों की फिक्र ना करके सिर्फ खुद की सोच रही थी। दिन भर मैं फ्री ही रहती हूँ मम्मी जी, कोई काम नहीं होता करने को। अकेले बैठे रहने के कारण मेरे सर में और दर्द हो जाता है। ये रसोई मेरी है मम्मी जी, और इसे मैं ही संभालूंगी। पूजा ये कह रही थी कि तभी अचानक अनीता के घर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। उसका पति उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर ले आता है। मेरी माँ को मुझसे अलग कर दिया तुमने, अब तुम मुझे भी मारना चाहती हो। कितना फ्रस्ट्रेटेड करोगी अनीता? तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी मुझे पता है, पर मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ और ये रखोगी ये घर अपने पास। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जो खाना बनाने के काम को पुण्य का काम ना समझकर बोझ समझे, उसके घर में तो ये होना ही था। ये कहकर पूजा अपनी रसोई की खिड़की बंद कर लेती है ताकि उसे कभी भी अनीता का चेहरा ना देखना पड़े। कुछ देर में पूजा सभी के लिए उनके पसंद के पकौड़े बनाकर बाहर ले आती है। अरे वाह, बिना बारिश के पकौड़े। राधा का लक बहुत अच्छा होता है, जिससे सिर्फ उसके ही नहीं पर साथ वाले लोगों के भी काम बन जाते हैं।
जिस वजह से उसके दोस्त और परिवार वाले हमेशा किसी भी जरूरी काम के लिए राधा को अपने साथ ले जाते हैं। अरे राधा कहाँ मर गई, जल्दी इधर आ। अरे देख तो लॉटरी का रिजल्ट आने वाला है, मेरी टिकट का नंबर तो देख जल्दी से। सास के बुलाने पर राधा अपने सारे काम छोड़कर लॉटरी का रिजल्ट देखने जाती है और सास लॉटरी जीत जाती है। अरे जीत गई भाई, जीत गई मेरी 2 लाख की लॉटरी लग गई। वैसे तू किसी काम की हो या नहीं ये तो नहीं पता, पर तेरा गुड लक मेरे बहुत काम का है। अब मेरे सर पर क्यों खड़ी है, जा जाकर काम कर। राधा की सास को उसके गुड लक से ज्यादा ना अपनी बहू की फिक्र है और ना ही उससे प्यार। पर राधा कभी किसी चीज की कोई शिकायत नहीं करती। लॉटरी जीतने के अगले ही दिन अचानक सास की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा, फुल बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। आपको जो करना है कीजिए। सास के सारे टेस्ट होते हैं पर कोई बीमारी नहीं निकलती, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज तो मिल जाता है, लेकिन लॉटरी में जीते सारे पैसे बिल देने में निकल जाते हैं। अरे वही बात हो गई, हाथ आया पर मुंह को ना लगा। मम्मी जी, पैसा आता जाता रहेगा, जान ज्यादा प्यारी है। राधा की बात को इग्नोर करते हुए सास घर से निकल जाती है। तभी पड़ोस वाली निम्मी आंटी उनके घर आती है। मैंने कहा घर में कोई है? जी आंटी कहिए। अरे अच्छा हुआ राधा तू मिल गई, मुझे ना अर्जेंट में तेरी मदद चाहिए। निम्मी राधा को कुछ बताए बिना सीधा अपने घर की रसोई में ले जाकर उसे खड़ा कर देती है। ये भटूरे अच्छे बनना किसी गुड लक से कम नहीं, इसलिए प्लीज जब तक जमाई के घर वाले खाना खा रहे हैं तो यहीं रहना। आंटी जी, बस भटूरे फूल जाए इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। ठीक है, मैं हेल्प कर देती हूँ। अब दोनों मिलकर भटूरे बनाने लगती हैं, जिसके बाद निम्मी आंटी राधा की मदद के लिए उसे भी छोले भटूरे खिलाकर घर वापस भेजती है। इसी तरह राधा अपने गुड लक से खुशी खुशी कभी दोस्तों, कभी पड़ोसी तो कभी घर वालों की मदद करती रहती है। तुम्हें तो अपना बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए, अच्छे पैसे कमाओगी। कैसी बात करती हो? ऐसा सौभाग्य भगवान हर किसी को नहीं देता और हमें इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। अरे जिस गुड लक को तुम अपना सौभाग्य मानती हो उससे और तुम्हें लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करके भूल जाते हैं। राधा की बात पर हंसकर राधा कमरे में और माधव ऑफिस चला जाता है। उसी शाम राधा के गुड लक की मदद से सास दूसरी लॉटरी जीत जाती है। अरे 2 गए तो क्या, इस बार तो 3 लाख मिले हैं, इनका अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। और इसी के साथ अगले दिन सास दोबारा हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां एक बार फिर सब चेकअप और टेस्ट के बाद कोई बीमारी नहीं निकलती, लेकिन हॉस्पिटल में रहने और बाकी सब का बिल मिलाकर 3 लाख का बन जाता है। सब घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन माधव अपनी डील अच्छे से पूरी करने के लिए राधा को अपने साथ ऑफिस लेकर जाता है। फिक्र मत करो, डील फिक्स हो जाएगी। अब माधव मीटिंग रूम में जाता है और कुछ ही देर में डील फिक्स करके बाहर आ जाता है। अरे कल तक वो डील कैंसिल होने की कगार पर थी और आज तुम्हारे आते ही फिक्स हो गई। अगर आज तुम यहाँ नहीं होती तो शायद मेरी जॉब चली जाती। तुमने मुझसे शादी करके मेरी पूरी लाइफ ही गुड लक कर दी है यार। अच्छा जी, फिर इस लाइफ टाइम गुड लक सब्सक्रिप्शन के लिए क्या अमाउंट देंगे आप? जो तुम बोलो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। डील की खुशी में दोनों पति पत्नी शॉपिंग पर चले जाते हैं, जहां से वो शाम को आइसक्रीम खाते हुए घर वापस आते हैं। जहां पहले से लॉटरी जीतकर भी हारने की वजह से गुस्से में बैठी सास उन दोनों को एक साथ देखकर ज्यादा चिढ़ जाती है। ये सही है, मेरी लॉटरी पर मनहूसियत लगाकर पति के साथ शॉपिंग कर रही है। मम्मी जी, हम यहाँ सिर्फ माधव की नई डील सेलिब्रेट कर रहे थे। ओहो, वही तेरे गुड लक से मिली होगी ना डील। देखना उसका भी वही हाल होगा जो मेरी लॉटरी का हुआ। अरे सब डूब जाएगा। मम्मी, कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा तो मत बोलो। आप एक लॉटरी के पीछे अपने बेटे की खुशियों को बद्दुआ कैसे दे सकती हो? डोंट वरी, ये कुछ भी बोले तुम्हारी डील पर कोई असर नहीं होगा।
हाय देखो तो जरा हिम्मत, तेरी शादी अपने बेटे से कराई जिससे गुड लक इस्तेमाल कर करोड़पति बन पाऊं, ना कि बैठ कर तेरी बकवास सुनने के लिए। अपनी मम्मी की बातें सुन माधव हैरान रह जाता है। आप राधा के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती। अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। ये तो उसकी अच्छाई है कि वो हमेशा सबकी निस्वार्थ सेवा और मदद करती रहती है। अगर चाहे तो गुड लक के बदले आपसे क्या, किसी से कोई भी काम करा के खुद करोड़पति बन सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है और आपको भी नहीं करना चाहिए। मम्मी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ऐसे स्वभाव के साथ हमेशा हार ही हाथ लगेगी। सास को ऐसा बोल राधा रसोई में चली जाती है, जिसके पीछे माधव भी रसोई में आता है। तुमने ऐसा क्यों बोला कि हमेशा हार मिलेगी? क्योंकि मम्मी का स्वभाव मेरे और गुड लक के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उनके साथ अच्छा नहीं हो सकता। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जो इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी मतलब से गुड लक का इस्तेमाल करता है और फिर उसके लिए कोई इज्जत नहीं दिखाता, तो गुड लक उसके साथ नहीं रहता और उसका बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। जैसे कोई बीमारी नहीं होने पर भी मम्मी लॉटरी जीतते ही हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। ओह, तो वो इस वजह से होता है। मतलब अगर कोई गुड लक का इस्तेमाल कर उसकी इज्जत नहीं करेगा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। फिक्र मत करिए, किसी की जान पर कोई खतरा नहीं है। बस उतना ही होता है जितने में गुड लक से बना काम बिगड़ जाए। रसोई के बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही सास ये सुनते ही रसोई के अंदर आती है। आखिर आज पक्का हो गया कि मेरे बने हुए काम ये कुल्हड़ औरत ही बिगाड़ रही है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये गुड लक का नियम है। अरे जब गुड लक तेरा है तो नियम भी तो तेरे ही बनाए होंगे ना, जिससे मैं कभी अमीर ना बन पाऊं। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मेरा लक बहुत खराब था, जो काम करने जाती बिगड़ जाता, इसलिए मम्मी पापा एक सिद्ध बाबा के पास लेकर गए। उन्होंने मुझे इस गुड लक का वरदान दिया और साथ ही ये नियम भी बनाए। तुमने आज से पहले ये सब क्यों नहीं बताया? क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आज मम्मी को सच पता नहीं चलता और वो जबरदस्ती अपने लालच के लिए दोबारा गुड लक का इस्तेमाल करती, तो ये शायद हमेशा के लिए चला जाता। देखा माँ, तुम सिर्फ अपनी मैं की दुनिया की वजह से असली दुनिया में क्या तूफान खड़ा कर रही हो। बेटे बहू की बात सुनकर सास को अपनी गलतियों का एहसास होता है और उसी दिन से वो अपने पर्सनल एजेंडा के लिए गुड लक का इस्तेमाल करना छोड़ परिवार के साथ खुशी से रहती है।